अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अच्छा लेक्चर डॉक्टर नादिया से सुन थे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बस एक ही लेसन आज के लिए कि इस मौलिक मर्ज से, इस खतरनाक मर्ज से आपने आपको, अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को और सराउंडिंग में जितने भी लोग रहते हैं उनको सेव करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम स्टे एट होम, मास्क पहने, अपने आप को बिला वजह घर से बाहर निकलने से रोकें ताकि अल्लाह ताला आपको इस प्रॉब्लम से सेव कर सके। श्वेत श्वेत पता करो, आवाज़ ठीक है? आ रही आवाज़? आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सर्जरी और ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी मीन्स यू नो वेरी वेल, ऑन्कोलॉजी मीन्स कैंसर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती हैं उसको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। और सर्जरी का आपको पता ही है। सर्जरी सबसे पहले आज हम कैंसर के बारे में थोड़ा सा इल्म लेंगे कि कैंसर है क्या। यू नो वेरी वेल, पैथोलॉजी में थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में आपने पढ़ा कि कैंसर सेल्स है क्या। व्हाट मीन्स कैंसर? कैंसर मीन्स नॉर्मली सेल्स ग्रो करते हैं अपने सेल्फ लिमिटिंग उनकी ग्रोथ होती है, अपनी औकात नहीं भूलते नॉर्मल सेल बॉडी में कहीं भी हैं। लेकिन कैंसर सेल क्या करता है, जब ग्रो करना शुरू करता है देयर इज नो स्टॉप, इट इंक्रीजेज इन साइज। भूल जाता है कि सराउंडिंग में कोई है जिसका मुझे ख्याल करना है। वो सराउंडिंग एरिया को, सराउंडिंग सेल्स पे भी अपने ग्रोथ शुरू करते हैं, उसकी हक मारना शुरू कर देते हैं, साइज इंक्रीज करता है, सराउंडिंग में हमसायों के साथ घुसना शुरू कर देता है। ये है कैंसर। आप देखोगे कि नॉर्मल सेल क्या है, उसका एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और उसकी सेल मेम्ब्रेन है ह्यूमन बॉडी। लेकिन होता क्या है, जब पैथोलॉजी आती है उसमें चेंजेस आती हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पे देखो कि क्या क्या चेंजेस हैं कि हाइपरट्रॉफी, साइज इंक्रीज होना शुरू हो गया, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस भी साइज में इंक्रीज हो गया, ये हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी के साथ साथ हाइपरप्लेजिया, साइज भी बढ़ा, साथ नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ गए। फिर मेटाप्लेजिया, इस साइज की अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आ गई, अरेंजमेंट जो उसकी रेगुलर अरेंजमेंट थी उसमें थोड़ी सी शक्ल में चेंज आना शुरू हो गई। डिस्प्लेजिया क्या है, पहले मेटाप्लेजिया था कि उनकी शेप में चेंजेस आए, फिर डिस्प्लेजिया कि उनकी अरेंजमेंट में चेंजेस आ गए। ये सारी की सारी पैथोलॉजिकल अरेंजमेंट्स। हाइपरप्लेजिया एंड अदर पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम के नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना शुरू हो गए। ये थी नॉर्मल सेल से हट के जब उसमें पैथोलॉजिकल चेंज आ। तो अब हम कैंसर सेल्स के बारे में जानेंगे। और ट्यूमर कितने टाइप्स का है आपने पैथोलॉजी में पढ़ा, बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, टेराटोमास हैं और हेमाटोमास हैं। Benign, dermoid cyst is benign, angiolipoma is benign, but malignant कौन से हैं? Carcinomas and sarcomas. वन बाय वन हम इनके बारे में जानेंगे, malignant सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, ताकि इन चीज़ों का अगर हमें पता होगा then we can help the patient by doing something either surgical or रूटीन में। आप देखते हो मेडिसिन में मेडिकल प्रॉब्लम्स में जो कैंसर नजर आते हैं उसमें क्या ल्यूकीमिया, ब्लड सेल मैलिग्नेंसी, उनको ट्रीट करने के लिए मोस्टली हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन जो कार्सिनोमास और सार्कोमास होते हैं, टेराटोमास, उसके लिए हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है।
सर्जिकल इंटरवेंशन डिफरेंट तरीके से होती है, जो कि हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, दिस इज हेमाटोमा। ये नॉर्मली जो सेल उस एरिया के लिए किडनी है, किडनी, इसमें उसकी नैल अरेंजमेंट शुरू रहती है सेल्स उसी एरिया में, जो नॉर्मली अरेंजमेंट होती है डिफरेंट होना शुरू है। But in teratoma means you find the products of all of the germinal layers उसमें एपिडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की तीनों लेयर्स में से एलिमेंट नजर आती है और वो ट्यूमर बना रहे हैं, उसको टेराटोमा। देखें इसमें ये लेयर्स भी नजर आ रहे हैं, इसमें कुछ ये टीथ भी नजर आ रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यू भी है। मीन्स फ्रॉम ऑल दी जर्मिनल लेयर्स जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो इस टेराटोमा में अपीयर हो गए हैं, इसको हम टेराटोमा बोलते हैं। अब कैंसर नोमेनक्लेचर हमारा नॉर्मली क्या है? अगर ग्लैंड से है तो उसको हम एडिनोमास कहते हैं, कार्टिलेज से है उसको कॉन्ड्रोमा, ब्लड सेल से है एरिथ्रोसाइटोमा या एरिथ्रोब्लास्टोमा, ब्लड वेसल से है हेमेंजियोमा, लिवर से हेपाटोमा और हेपेटोसार्कोमा, लाइक फैट से लाइपोमा या लाइपोसार्कोमा, लिम्फेटिक से उसमें लिम्फोमा, लिम्फोसार्कोमा, पिगमेंट सेल मेन स्किन में तो उसको ब्लैक मेलानोमा होता है या malignant melanoma। इसी तरह से बोन मैरो का all these things are you must be very well aware of these nomenclature। नामों से पता होना चाहिए कि कहाँ से राइज कर रहा है और क्या क्या इनके नाम होते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमें malignancy की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कहाँ कहाँ से राइज कर सकते हैं। ब्लड वेसल से ल्यूकीमियास, लिम्फेटिक से लिम्फोमास, कार्सिनोमा लंग से है, ब्रेस्ट से है, कोलोन से, ब्लैडर से, प्रोस्टेट से और अदर सार्कोमा। सॉफ्ट टिश्यू एरिया से जो राइज करता है वो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा होगा, लाइपोसार्कोमा होगा, बोन से ऑस्टियोसार्कोमा, मसल से मसल क्या होते हैं डियोमायोसार्कोमा। इन सब दोनों के बिनाइन और मेलिग्नेंट कैंसर की अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मसलन बिनाइन में क्या होगा, जैसे शक्ल में आप इस स्लाइड में देखें, वेल सर्कमस्क्राइब्ड, स्मूथ मार्जिन्स, वेल कैप्सुलेटेड और नॉट इन्वेडिंग द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। ग्रोथ बढ़ती जा रही है बट इट इज नॉट इन्वेडिंग द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। कैप्सूल भी है, ठीक है, और होमोजेनियस इसकी अपीयरेंस होगी। अगर हम कट सर्फेस देखेंगे तो होमोजेनियस होगी। बट ऑन द अदर हैंड मेलिग्नेंट सेल क्या होंगे, मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होंगे, एक तो उनकी शेप ही चेंज होगी। देखो इरेगुलर शेप, होमोजेनियस का इनहोमोजेनियस कट सर्फेस होगी, फिर इन्वेड करेगा सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में, जो भी नियर बाय उसको स्ट्रक्चर मिलेगा उसमें इन्वेड कर देगा। स्किन के नियर है तो स्किन में, लिम्फेटिक्स में, ब्लड वेसल्स में और सराउंडिंग स्ट्रक्चर में इन्वेड कर देगा। और जब वो ग्रो करता है रैपिडली सराउंडिंग में तो एक्सपेंड करता रहता है, बट इन द सेंटर देयर इज लेस ब्लड सप्लाई, सेंटर एरिया नेक्रोसिस होना शुरू होता है, उसको कहते हैं सेंट्रल नेक्रोसिस। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। ये अगर हम इसको देखें तो ये देखो, ये बिनाइन है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड। जब इस ट्यूमर की कट सर्फेस देखी गई, ये लाइपोमा है, कट सर्फेस देखिए इट्स सो स्मूथ, बट ऑन द अदर हैंड ये क्या नजर आ रहा है, अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस है, इरेगुलर सरफेस है और सेंटर में नेक्रोटिक एरिया नजर आ रहा है। ये अल्ट्रासाउंड की अपीयरेंस है बिनाइन की। और अब ये ट्यूमर है, ये छोटा सा ट्यूमर जो एंडोस्कोपिकली देखा जा रहा है उसको क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर देते हैं या एंडोस्कोपिकली उसको पलग्रेट कर देते हैं। और दूसरी तरफ वो भी नजर आ रहा है, इसको भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं एंडोस्कोपिकली। लेकिन सम टाइम इंटेस्टाइन जब एडवांस स्टेज में अपेंडिक्स है, स्मॉल गट है, सीकम है, सेमिकोलन, ट्रांसवर्स कोलन, जब रेगनेंट ट्यूमर काज गट में आ जाता है तो उसके लिए हमें
रेडिकल एक्सचेंज करनी पड़ती है, ठीक है। बिनाइन के लिए हम क्या करते हैं, लोकल एक्सरसाइज करके उसको फॉलो अप में रख लेते हैं, दूसरी आइदर इट इज वीक में और इट हैज बीन ट्रीटेड। नॉर्मल सेल जैसे कि मैंने पीछे दिखाया था, क्या होता है नॉर्मल सेल डिवीजन क्या है, 1 से 2 4 मल्टीपल होते जाते हैं, ठीक है। सेल डैमेज हो गया तो नो रिपेयर और सेल जो है सुसाइड करके एबार्ट प्रोसेस में चलते हैं। लेकिन कैंसर सेल क्या करते हैं, मल्टीपल सेल ग्रो करते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, 1 से 2 2 से 4 4 मल्टीपल हैं, उनकी शेप भी चेंज होती है, फिर वो जो एडजेसेंट सेल को भी इन्वेड करना शुरू कर देते हैं, लोकल इन्वेड करते करते उनकी मॉर्फोलॉजी ही सेल्स की चेंज हो जाती है, उनकी कोई एनकाउंटर नहीं होता कि सेल नॉर्मली सेल ग्रो करता है, डेथ हो जाती है और सेल्फ लिमिटिंग होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड प्रेगनेंसी में क्या है, ग्रोज एंड ग्रो, ये भी इस तरह का प्रेग्नेंट सेल की कैरेक्टरिस्टिक अनदर फॉर्म दिखाए गए। अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, कॉन्टैक्ट फिनोमेना नॉर्मली क्या करते हैं, सेल ग्रो करते हैं तो जब वो अपने लिमिट से एक्सीड करते हैं तो कॉन्टैक्ट की वजह से उनमें क्या हो जाता है, ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट फिनोमेना जो कि सेल्फ लिमिटिंग होना था वो नहीं हो रहा और वो ग्रो करता जाता है। देखिए स्मॉल एक बढ़ते बढ़ते एक्सपेंड करता गया और उसकी ग्रोथ एक अनलिमिटेड ग्रोथ में चेंज हो गई। ये भी एक ये हिस्टोपैथोलॉजी है। नॉर्मल की नॉर्मल देखें क्या है, अच्छे से ग्लैंड नजर आ जाते हैं, वेल सर्कमस्क्राइब्ड हैं। ये देखें ग्लैंड की फॉर्म नजर आती है, कोई सर्कुलर फॉर्म में है, कोई ट्रांस सेक्शन में है और सराउंडिंग में इनका स्ट्रोमा नजर आ रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड लिग्नेंट सेल देखिए इनकी अरेंजमेंट ही चेंज हो, जब अरेंजमेंट चेंज हो गई तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उनके अंदर अरेंजमेंट की चेंज आ गई और हम कहते हैं कि नाउ इट इज नॉट ए बिनाइन, नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू ए मैलिग्नेंट। ये भी एक नॉर्मल सेल है, साइटोप्लाज्म रेगुलर, न्यूक्लियस रेगुलर, और दूसरा क्या है कैंसर सेल में साइटोप्लाज्म मल्टीपल न्यूक्लियर आ जाते हैं, मल्टीपल और मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइपरक्रोमैटिज्म आ जाता है और उनके क्रोमैटिन भी जो है ना वो डिफरेंट शेप का हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि ये मैलिग्नेंट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स ये बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना, ताकि जब आप सर्जरी करते हैं यू कैन फील, यू कैन सी locally when you are excising some tumor के either it looks, तो कहते हैं ना कि जब हम देखते हैं तो उसकी मॉर्फोलॉजी क्लिनिकली एक नजर आती है और एक्सरसाइज करते हुए पता चलता है कि इसका हमारे मॉर्फोलॉजी क्या है। नॉर्मल आई को कैसे नजर आता है डिस्टेंस, उसी पे कुछ ना कुछ असर हो जाती है कि आइलेट्स बिनाइन लुकिंग, बिनाइन फीलिंग और इट इज मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट सेल अगर आप हम आपको दिखाएं, ये स्मॉल सेल्स, स्मॉल न्यूक्लियाई, स्मॉल सेल्स में एक दूसरे की बाउंड्रीज अच्छी रेगुलर नजर आ रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये देखिए मैलिग्नेंट सेल में क्या है, लार्ज न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस। ये देखें इस डायग्राम में ये लार्ज न्यूक्लियस है, स्मॉल साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर साइज मल्टीन्यूक्लिएटेड हो गया और उसकी जो साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियस रेशियो थी वो चेंज हो गई और डार्कर स्टेनिंग इरेगुलर शेप उनकी हो गई। ये कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं, मैलिग्नेंट सेल। अब जब हम मैलिग्नेंट सेल या मैलिग्नेंसी फाइंड करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके बारे में क्या चीज जाननी चाहिए कि ट्यूमर का ग्रेड क्या है, क्या क्या ये ट्यूमर डिफरेंशिएटेड है, वेल डिफरेंशिएटेड। ये सारी की सारी जरूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट according to the grade and according to the differentiation. ग्रेडिंग क्या, जब हिस्टोलॉजी देखते हैं कैंसर सेल का देखते हैं कि ये सिंगल लेयर है तो हम कहते हैं कि ग्रेड 1 है, फिर 2 3 लेयर्स और मल्टीपल लेयर जब बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी जो मैलिग्नेंट सेल की ग्रेडिंग है ना हाई ग्रेड। क्यों इन चीजों की जरूरत पड़ती है ग्रेडिंग, जस्ट for the assessment of the treatment, how you can treat this case either surgically or some other modality। इसी तरह डिफरेंशिएशन देखी जाती है कि अगर मैंने कोई टिश्यू भेजा है तो हिस्टोपैथोलॉजी करवाने की
क्या बताता है, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट क्या बताता है कि सेल वेल डिफरेंशिएट मीन कि जहाँ से हमने टिश्यू भेजा है इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग विद दैट टिश्यू। मीन अगर मैंने ब्रेस्ट से भेजा है तो लगेगा कि ये ब्रेस्ट की डक्ट से है, ब्रेस्ट की जो एल्वेलाई हैं उनमें से है, या इसकी डिफ्रेंशिएशन ही नहीं है, फिर मॉडरेट डिफ्रेंशिएटेड है, पूरी डिफ्रेंशिएटेड पता नहीं चला कहाँ से। एनाप्लास्टिक मीन जब वो अपनी शक्ल ही खो, लाइक जब हम कोई थायराइड टिश्यू भेजते हैं तो उसमें हमें इसकी डिफ्रेंशिएशन बताते हैं, और ये डिफ्रेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट और फॉर अदर मोडेलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट। ये ट्यूमर के फीचर्स हैं जो हमें डिफ्रेंशिएशन और ग्रेडिंग का बताते हैं। ये भी ग्रेडिंग और डिफ्रेंशिएशन ये वो हिस्टोलॉजिकली हमें देखते हैं, जो हमें हिस्टोपैथोलॉजी देख के बताता है कि ट्यूमर वेल डिफ्रेंशिएटेड और पूरी डिफ्रेंशिएटेड। ये भी पूरा डिफ्रेंशिएशन है, वेल डिफ्रेंशिएटेड। देखें इसमें हमें वेल ये नजर आ रहे हैं, ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं, ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं। फिर मॉडरेटली इसमें थोड़ा सा पता चला, लेकिन शेप डिफरेंट होना शुरू हो गई। फिर पूरी डिफ्रेंशिएट, यू कांट डिफ्रेंशिएट कि ये कहाँ से आ रहा है। देखो हैप्पैजार्ड अरेंजमेंट होगी, ये पूरी डिफ्रेंशिएट। एनाप्लास्टिक मीन कि टिश्यू किसी और चीज का हमें पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ से आ रहा है, उसकी सारी की सारी मॉर्फोलॉजी ही डिस्टर्ब हो जाती है। जब हम हिस्टोलॉजी में देखते हैं या माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसकी मॉर्फोलॉजी ही चल रही होती है। अब क्या करता है ट्यूमर, बिनाइन और मेलिग्नेंट अपने सराउंडिंग के साथ उनके रिलेशन होते हैं। वो रिलेशन बिनाइन में क्या है और मेलिग्नेंट में क्या है। बिनाइन में जैसे पहले मैंने शक्ल में बताया था कि लोकली वो एक्सपेंड करता है, बट उसके इर्द गिर्द एक कैप्सूल, वेल डिफाइंड कैप्सूल होता है, वो कैप्सूल से बियॉन्ड नहीं जाता, विद इन द कैप्सूल रहता है। लेकिन मेरिन क्या करता है, ठीक है, एक्सपेंड करता है तो वो सेल की सराउंडिंग में जो कैप्सूल बनना होता है उसकी वो परवाह नहीं करता, वो सेल मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपेंड करते हैं और सराउंडिंग टिश्यू में इन्वेड करना शुरू करते हैं। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेलिग्नेंस की। ये भी इसी तरह से एक और है दिखाया, इन्वेजन और मेटास्टेसिस। इन्वेजन मीन व्हेन इट इन्वेड्स इनटू सराउंडिंग टिश्यू, वो टिश्यू का अपना है जो ब्रेस्ट में है, सराउंडिंग एरिया में इन्वेड करता है, या फिर वो जैसे एक निपल के जस्ट बिलो ट्यूमर है तो निपल को इन्वेड कर देगा, स्किन को इन्वेड कर देगा, ये है लोकल इन्वेजन। ठीक है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस मींस कि वो यहाँ से मेलिग्नेंट सेल रिलीज हुए, ब्लड वेसल में जाएंगे और सर्कुलेट करना शुरू कर देंगे, और जहाँ भी उनको मुनासिब एरिया मिला वहाँ पे जाके लोग हो जाते हैं और वहाँ पे रीग्रो करना शुरू, जिसको हम कहते हैं कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस होता है, सेकेंडरीज बनते हैं। और इसी तरह लिम्फेटिक्स के थ्रू वो बॉडी में एक्सपेंड कर देता है, बॉडी में इन्वेड कर देता है और डिस्टेंट मेटास्टेसिस। ये मेलिग्नेंट सेल की एक और स्कीमेटिक है। ये सारे के सारे बताने का मकसद यही क्या है कि यू कैन लर्न व्हाट इज मेलिग्नेंट कैंसर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड हाउ यू कैन हेल्प सर्जिकल। एक और स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें बताया गया कि कैसे ये सेल को इन्वेड करता है सराउंडिंग में और क्या इसकी शक्ल होती है। मेलिग्नेंट कहाँ इन्वेड करता है, लोकल विद इन द ऑर्गन और एडजेसेंट ऑर्गन में। मेटास्टेसाइज कहाँ काम करता है, लिम्फेटिक्स के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू, और अगर अब्डोमिनल कैविटी में है तो अब्डोमिनल कैविटी जो है वो एक वहाँ पे इंटेस्टाइन के, लिवर के, स्टोमक के या अदर डिस्टर्ब के सेल वहाँ से डिटैच होंगे और एसाइटिस बना देंगे और एसाइटिक फ्लूइड में पाए जाएंगे। इसी तरह से जब हम किसी वूंड को एफएनएसी करवाते हैं, किसी ट्यूमर की एफएनएसी करवाते हैं, तो अगर लॉन्ग नीडल यूज की जाए तो वो जो नीडल ट्रैक हैं, वूंड्स हैं, वो उनमें भी उसकी सेकेंडरीज बन सकती हैं, इन्वेड कर सकते हैं। ये स्प्रेड है लोकल एरिया। देखो लेफ्ट किडनी है, रीनल वेन को उसने इन्वेड कर दिया हुआ, ये लोकल एरिया। ये ट्यूमर है जो कि हमें सीटी स्कैन में नजर आ रहा है, इसमें रीनल वेन को ट्यूमर है और किडनी है और इसने लिवर के साथ इन्वेड करना शुरू कर दिया। ये सारी की सारी बताने का मतलब यह है कि जब हम इन्वेजन का पता होगा कि कहाँ का इन्वेड कर सकता है, वी कैन हेल्प बाय सर्जिकल इंटरवेंशन। आप डिस्टेंट मेटास्टेसिस कैसे हमें पता चलता है, दीस आर द इन्वेस्टिगेशंस। ये ट्यूमर अगर हमने सीटी स्कैन ये करवाया तो उसमें कहाँ कहाँ लंग्स के अंदर नजर आ रहे हैं हमें ये मेटास्टेसिस हैं, ये लिवर के अंदर मल्टीपल मैच पड़े।
और जब हम उसका बोन स्कैन करते हैं तो बोन स्कैन के अंदर आई जहाँ पे अपटेक नजर आ रही है, इट मीन्स कि यहाँ पे आइदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस और ट्यूमर। लेकिन जब मल्टीपल साइड पे होगा तो वो रिब के अंदर भी आ जाएगा, स्कैपुला में भी, स्पाइन में भी। इट विल शो अस, इट विल बोन स्कैन, इट विल शो अस इट इज एट द सेकंड। एक और मेलिग्नेंट स्टेजिंग क्या होता है, क्यों हम स्टेज करते हैं? जस्ट treat the tumor either surgical or by other modality। other modality का भी हम डिस्कस करेंगे। स्टेजिंग क्यों करना है कि ट्यूमर क्या प्राइमरी जगह पे ही है, लोकलाइज है, या इसने सराउंडिंग स्ट्रक्चर को इन्वेड कर दिया या डिस्टेंट मेटास्टेसाइज हो गया है। तो उसके लिए अगर देखें इस ये साइज का ट्यूमर है लेकिन ये लोकलाइज है। अब अगर हम देखें एक्सियल लिम्फ नोड या इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, सुप्रा या नेक के अंदर लिम्फ नोड है, एक्सिला में लिम्फ नोड है, अभी यहाँ तक इन्वेड करके इट मींस कि नाउ it has spread from the breast up to the lymphatic। ये क्या होगा, अब ये यहाँ चला गया। अब अगर डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंट मेटास्टेसाइज कर गया तो हम कहेंगे ये स्टेज 4 है। मीन कि ट्यूमर अपने प्राइम साइड से निकल के कोई भी साइड हो सकता है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, लेकिन अब उसने अपने डिस्टेंट मेटास्टेसिस भेज दिया है तो मीन नाउ इट इज स्टेज 4। इसी तरह के ये कोरोन की एक स्कीमेटिक डायग्राम है। स्टेज 0 मीन जस्ट एसिम्प्टोमेटिक। आप कोलोनोस्कोपी किसी और रीजन के लिए करते हैं, देखते हो कि वहाँ पे छोटा सा लेन देख, उसको जब हम एक्सरसाइज करके हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं तो पता चलता है कि यहाँ तो ये तो लिग्नेंट सेल पड़ेगा। आप उसको लैब से लेते हैं और उसको फॉलो अप करते हैं। स्टेज ये क्या है, स्टेज में ये मिकोजा से राइज करके सब मिकोजा में चला, सब मिकोजा नहीं, मस्कुलरस मिकोजा जो कि जस्ट मिकोजा के नीचे, फिर वहां से एक्सटेंड किया स्टेज बी में, सब मिकोजा में चला। स्टेज सी में ये ड्यूक्स क्लासिफिकेशन है फॉर द कोलन कैंसर। ये स्टेजिंग का मतलब ये है कि फॉर द बेटर ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। अब स्टेज सी क्या है कि नाउ इट हैज इन्वेडेड द सीरोजा, layers है ना मिकोजा, मस्कुलरस मिकोजी, सब मिकोजा, ये मस्कुलर लेयर और अप टू द सीरोजा। और स्टेज डी में क्या है, अदर ऑर्गन्स जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर हैं, अदर ऑर्गन हैं, अदर गट के पार्ट्स हैं, या किसी का ब्लैडर के साथ है, लिवर के साथ है, तो मींस नाउ इट हैज स्प्रेड अप टू द एडजेसेंट स्ट्रक्चर। ये स्टेज डी है, तो मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द कोलन की स्टेज में। अब स्टेजिंग के लिए हम टीएनएम क्लासिफिकेशन करते हैं, आपको पहले भी पता होगा, अगर पहले भी अभी मेलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में पढ़ा, टीएनएम, टीएन मीन द ट्यूमर साइज, टी मीन फॉर ट्यूमर साइज, एन lymph nodes, M मेटास्टेसिस, कहाँ कहाँ मेटास्टेसाइज करते हैं, ये हमारी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर प्राइमरी साइड पे है, टी, एन है कि कौन कौन से लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए हैं, टी और एम है कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस बोन में, लंग में, लिवर में। ये हमारी टीएनएम क्लासिफिकेशन की ब्रेस्ट कैंसर की। इस तरह टीएनएम क्लासिफिकेशन में जो भी मैंने किया वो ड्यूस क्लासिफिकेशन थी फॉर कोलन कैंसर। अब ट्यूमर स्टेजिंग यहाँ भी देखो, अभी मैंने फिर वही बताया कि ये ड्यूस क्लासिफिकेशन थी और ये टीएनएम क्लासिफिकेशन, स्टेज 1 2 3 4। टीएनएम T1 ये ट्यूमर, ये अगर स्टेज 1 करें तो ये साइज है, साइज के मुताबिक आपकी बुक में बहुत अच्छा दिया गया है, आपको पता उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है कि T1 T2 T3 4 5 क्या क्या है, और ये स्टेज किस किस स्टेज है। 0 स्टेज में ट्यूमर इन साइटो, स्टेज 1 T1 है, T2 है, मतलब एनी साइज है लेकिन उसका स्मॉल साइज है, लेस देन 1 सेंटीमीटर। स्टेज 3 है, T3 T4 आ गया। ये सारे के सारे हमें उसको गाइडलाइन में दे, ये आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको साइज का बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा कि साइज के मुताबिक इसकी क्लासिफिकेशन, टीएनएम क्लासिफिकेशन हमने कैसे करी। ये स्टेजिंग इसलिए, ये स्टेजिंग इसलिए हुआ कि इफ यू नो the stage of the tumor you can treat either surgically। अगर लोकल ट्यूमर है स्टेज 1 में आपने पूरे का पूरा वहां से एक्सरसाइज कर दिया along with the surrounding normal tissue, तो मींस यू हैव ट्रीटेड द पेशेंट। लेकिन अगर वो स्टेज एडवांस में चला गया, सराउंडिंग स्ट्रक्चर में चला गया है, तो
हमें अदर मोडेलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट से भी हेल्प लेनी पड़ेगी, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्टेज क्यों करते हैं, अभी मैं बता रहा था कि ट्रीटमेंट कौन सी डिसाइड करते हैं, प्लान क्या करना है मैंने ट्रीटमेंट, और जब मैंने ट्रीट कर दिया अगर मुझे स्टेज का पता होगा तो तभी मैं देखूंगा कि हमारी इस ट्रीटमेंट की प्रोग्नोसिस क्या है, कि क्या हमने ट्रीटमेंट उसकी रेडिकल कर दी है या जस्ट पैलिएटिव की है। पैलिएटिव का पता होना चाहिए कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसको पैलिएशन कहते हैं, और रेडिकल क्या होती है, व्हेन यू एक्साइड होल ऑफ द मैलिग्नेंसी फ्रॉम द बॉडी, उस वक्त कहते हैं कि ये रेडिकल ट्यूमर मीन, अगर किसी की ब्रेस्ट में स्मॉल ट्यूमर है, थोड़ी सी स्किन इन्वायरमेंट होगी है, लिम्फ नोड कोई नहीं है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं है, अगर हम उसकी मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी एमआरएम कर देंगे तो मीन्स हमने उसकी ट्रीटमेंट कर दी सर्जिकल। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमने तो जो ऑब्वियस थिंग थी, जो ट्यूमर था उसको तो ट्रीट कर दिया, लेकिन अगर वहाँ से ब्लड के थ्रू कोई सेल स्प्रेड कर चुका है और वो अभी हमारे रेंज में नहीं है, हम उसको असेस नहीं कर सकते, नाइदर इट इज बोन स्कैन, ना ही अल्ट्रासाउंड पे नजर आ रहा है, मीन्स तो माइक्रोमेटास्टेसिस हैं लेकिन वो अभी इस लेवल पे लॉन्च नहीं किए जाके उन्होंने सेकेंडरी नहीं डेवलप की, उस सूरत में हमें पेशेंट को प्राइमरी साइड ट्रीट करने के बाद कंटिन्यूस सर्वेलेंस में रखना पड़ता है, उसको कंटिन्यूस क्लिनिकल असेसमेंट करनी पड़ती है, कंटिन्यूस उसकी अदर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है टू सी द आइदर वीकनेस at the local side, primary side, or to see the secondary side. Whenever you deal with malignant tumor, always remember that there is primary tumor and there are many other secondaries. ये देखना बहुत जरूरी है, ये चीज ध्यान में, primary tumor है, if it is malignant, you must look for the secondary, because if you have only treated the primary disease, you have not think about अगर आपने सोचा ही नहीं कि सेकेंडरीज हो सकती हैं तो इट मींस अब नेक्स्ट टाइम यू विल कम अक्रॉस पेशेंट विद एडवांस्ड सेकेंडरीज जो कि टिपिकल होता है ट्रीट कर, इसलिए प्राइमरी ट्यूमर के साथ साथ सेकेंडरी को देखना बहुत जरूरी है। ट्यूमर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, समटाइम इंसान को पता ही नहीं होता, जिस स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं, स्क्रीनिंग क्या है कि जब देखते हो कि किसी कम्युनिटी में जैसे फीमेल में क्या स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलते थे, उस सूरत में उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता था, उसकी ओल्ड एज में मेमोग्राफी कराया जाते थे और उसमें उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है जस्ट देखने के लिए कि कोई ट्यूमर है जो कि अभी एसिम्प्टोमेटिक है, वो उसका पता चलता है, ये सिम्प्टोमेटिक है। ठीक है, सम टाइम सिम्पटम्स होते हैं प्राइमरी डेटा मींस पेशेंट आता है हमारे पास, डॉक्टर साहब मेरी छाती में गिरती है, उस सूरत में वो प्राइमरी ट्यूमर का पता होता है। फिर प्राइमरी इतना छोटा होता है कि उसकी सिम्टम्स नहीं आती, जब पेशेंट उसको गौर ही नहीं करता उस वक्त आता है जब उसकी सेकेंडरी राजमीन एक ओल्ड एज में, बाबू में, ओल्ड एज बुजुर्गों में अगर प्रोस्टेटिक ट्यूमर हो तो वो तो उसको कुछ नहीं कह रहा होता, लेकिन उसकी सेकेंडरी सिम्टम्स आ जाते हैं, सेकेंडरी मसला वो कहते हैं ये बैकिक, उस बैकिक में क्या है, अगर हम उसका एक्सरे करवाएं स्पाइन का, एमआरआई करवाएं, जब बोन स्कैन करवाएं तो वहाँ पे नजर आता है कि बॉडी जो है ना वर्टिब्रा की वो उसमें अब सेकेंडरीज पड़ी हुई जो कि प्राइमरी की सिम्टम्स नहीं है, सेकेंडरी की या सम टाइम इंसिडेंटल फाइंडिंग कि किसी और काम के लिए, जैसे अभी मैंने एक एंडोस्कोपी दिखाई थी, लोअर जीआई एंडोस्कोपी ब्लीडिंग के लिए, लेकिन जब वो देखा गया तो वहाँ पे नजर आ रहा है जनाब हमें एक स्मॉल ट्यूमर नजर आ जाता है, उसको देख के उसकी बायोप्सी कराते हैं तो इट टर्न आउट टू बी इंसिडेंटल फाइंडिंग, या फिर एडवांस स्टेज में पेशेंट आता है आपके पास, अब सर मैं बहुत महीने में 2 महीने में वजन बहुत ज़्यादा लॉस हो और मुझे खाना पीना मैंने छोड़ दिया, ये या फिर मुझे वॉमिटिंग आती जा रही है, पेशेंट वेट लॉस एक्सिया, ये उनके मुताबिक जहाँ जहाँ ट्यूमर हो सकता है लंग्स में है तो काफ़ी ऑफिस के साथ आ जाएगा, अगर इंटेस्टाइन में है तो अपर जीआई सिम्टम के साथ आ जाए, अगर लोअर जीआई तो वो पेशेंट में प्रेजेंट विद ब्लीडिंग कर लगता है। लेकिन की ये आपको अगर हम बता दें कि कैसे कैसे वेसिकल में असेंडिंग कोलन में ये अपीयरेंस, तो ये हमें अगर एंडोस्कोपी कराएं तो ऐसे नजर आता है, एंडोस्कोपिक मैस नजर आ जाता है और इसको निकाल के अगर
पैथोलॉजी करवाएं, पता चलता है कि कैंसर कहाँ कहाँ मेटास्टेसिस कर सकता है, ब्रेन में है, लंग्स में है, लिम्फ नोड्स में है, लिवर में है और स्पाइन। और समटाइम पेशेंट प्रेजेंट होता है कि ये अभी गिरा था, इसकी टांग या इसका फ्रैक्चर नेक का फीमर हो गया, फ्रैक्चर हेड का फीमर हो गया। जब हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता चलता है कि इसकी प्राइमरी कहीं पड़ी हुई है जो कि एसिम्प्टोमेटिक है, और नाउ द पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, और फिर वो बायोप्सी से कंफर्म होता है। इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं? प्राइमरी साइट के लिए इन्वेस्टिगेट क्या करते हैं? साइट कहाँ है, किस जगह पे है, उसको हम क्या करेंगे? हिस्टोलॉजी लेंगे, हिस्टोलॉजी देके उसको भेजेंगे, देखेंगे बेनाइन है मैलिग्नेंट। फिर इन्वेस्टिगेशन सेकेंडरीज के लिए करते हैं, जैसे भी मैं बता रहा था, हमें अल्ट्रासाउंड करेंगे, एक्सरे करेंगे, स्पाइन के एक्सरे करेंगे, या फिर बोन स्कैन करवा लेंगे, ये देखने के लिए कहाँ कहाँ सेकेंडरी पड़ी है। ये हमें डायग्नोसिस भी देंगे और सेकेंडरी। लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ये तो सारा हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, स्टेज करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए एंडोस्कोपी है, दो चीज़ें एंडोस्कोपी। बायोप्सी, बायोप्सी क्या है? बायोप्सी हमें टिश्यू डायग्नोसिस देती है। टिश्यू डायग्नोसिस हम पढ़ चुके हैं पहले कि टिश्यू डायग्नोसिस, टिश्यू डायग्नोसिस होता क्या है कि हमें कंफर्म करने के लिए अपने डायग्नोसिस को हम टिश्यू लेते हैं। टिश्यू डिफरेंट तरीकाकार है लेने के, या तो हम वो एरिया थोड़ा सा काट के इंसाइज करके या फुल एक्सचेंज करके उसकी भेजते हैं, बायोप्सी कराते हैं, उसको हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। या फिर हम क्या कहते हैं, ट्यूमर में से फाइन नीडल एस्पिरेशन लेते हैं, FNAC वो लेके उसको स्लाइड पे स्लाइड बना के उसको करते हैं स्टेन, और फिर हम ये देख लेते हैं कि उस जगह पे जो साइटोलॉजी जिस जगह से हमने ली है उसमें बिनाइन है या मैलिग्नेंट सेल है, तो हमें डायग्नोसिस है। लेकिन साइटोलॉजी के और हिस्टोपैथोलॉजी के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं उसमें टिश्यू डायग्नोसिस। साइटोलॉजी के क्या प्रिंसिपल हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, और ये एडवांटेज है कि नॉर्मल सेल ये हैं, अब नॉर्मल सेल नज़र आ रहे हैं, हमें डिफरेंट शेप के नज़र आ जाएंगे, मैनी डिवाइडिंग सेल नज़र आ जाएंगे, डिसऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। ये सारी के सारे साइटोलॉजी की और हिस्टोपैथोलॉजी की वो भी ऑब्टेन मटेरियल फर्स्ट। हिस्टोलॉजी ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। साइटोलॉजी है और बायोप्सी है। बायोप्सी डिफरेंट टाइप्स की है, इंसिजनल है, एक्सिजनल है, ओपन है या नीडल के साथ है, ये सारी की सारी हम बायोप्सी इस तरीके से लेते हैं। ये साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी क्या है कि हमने सेल लिए और सेल डाल दिए, फ्लूइड था, फ्लूइड में दे के ये देखिए यहाँ से लिया, इसमें बायोप्सी भेजा, फिर हमने उसको स्प्रेड किया, स्प्रेड करके माइक्रोस्कोप को स्टेन करके स्लाइड को तो साइटोलॉजी दे दी। ये मैं बता दें मैलिग्नेंट है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि ये सेल आए कहाँ से। इट विल ओनली टेल अस आइदर बिनाइन सेल्स और मैलिग्नेंट सेल। ये इसका साइटोलॉजी का ये साइटोलॉजी है। देखो ये नॉर्मल सेल है, ये सेल न्यूक्लियस बड़ा हो गया, ये देखें न्यूक्लियस कितना बड़ा हो गया, ये क्लम्स सेल के नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये साइटोलॉजी डिफरेंट जगहों से ली हुई डिफरेंट सेल साइटोलॉजी। टिश्यू बायोप्सी डिफरेंट तरीके हैं, मैंने इंसियन बोला था, ये जो कट बायोप्सी है, ये पंच बायोप्सी है, ये डिफरेंट टाइप्स की नीडल्स हैं जो कि यूज करते हैं बायोप्सी। ये फिर सीटी गाइडेड जो कट बायोप्सी नीडल डाल के उसको भी हम अल्ट्रासाउंड से लेते हैं, एंडोस्कोपी के लिए लेते हैं। ये डिफरेंट मोडेलिटीज ऑफ टिश्यू बायोप्सी। एक्सीजन बायोप्सी जैसे ये है, ये जिस एरिया में है इसको हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सीजनल बायोप्सी हो जाएगी, इसमें से कोई थोड़ा सा टिश्यू लेंगे एक्सीजनल बायोप्सी कराने के लिए। ये सारी की सारी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोप्सी। फिर समटाइम बहुत सारी चीज़ें जो हेल्प करती हैं और भी जो फिर ट्यूमर मार्कर कि हमें प्राइमरी साइट पे कोई ट्यूमर नजर नहीं आया तो उसके लिए हम ट्यूमर मार्कर यूज करते हैं, और डिफरेंट साइट पे डिफरेंट मार्कर्स हैं, ये हमें हेल्प करते हैं। कि ट्यूमर मार्कर के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे ट्यूमर मार्कर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे प्रोस्टेट के लिए PSA है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, GIT के लिए स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर है। अगर हम उनको बॉडी में ब्लड सैंपल करवा देंगे, अगर वो रेज हुए नॉर्मल से एनी फोर्स रेज हों तो हमें कंफर्म हो जाता है कि ये ट्यूमर इसकी बॉडी में कहीं है और उसे हमें लोकेट
करना है और उसको प्राइमरी को ये देखो ट्यूमर मार्कर लंग कैंसर के लिए CA-125 और CEA कार्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन, लिवर कैंसर के लिए अल्फा प्रोटीन, प्रोस्टेट के लिए PSA है, टेस्टिकल के लिए अल्फा प्रोटीन और एडमिन कुरियानिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए CA-125 और जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स, स्टमक के लिए एम्स CA, पैंक्रियाज के लिए भी CA और 125 का ना तो बहुत सारे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और पैंक्रियाज के लिए CA और ओवेरियन ट्यूमर के लिए CA, ये सारे ट्यूमर मार्कर हैं CA-125। ट्यूमर मार्कर जब हम हिस्टोपैथोलॉजी लेते हैं उसके ऊपर जो हमारे पास एक टिश्यू होता है, टिश्यू के ऊपर हम ट्यूमर मार्कर लगा के उस वक्त भी ढूंढ सकते हैं कि ये कौन सा स्पेसिफिक ट्यूमर है जो हमें कंफर्म कर रहा है, वो ट्यूमर मार्कर टिश्यू पे भी लगा देते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ट्यूमर मार्कर लगा के ढूंढ लेते हैं कि ये किसके लिए ज़्यादा स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर स्क्रीनिंग होती है। ये अभी हमें उसके बारे में इतना जानना नहीं जरूरी। हमारा कंसर्न मोस्टली है कि जब कंफर्म हो गया कि ट्यूमर है उसको हमने ट्रीट कैसे करना। हार्मोन्स हैं, इसको भी कुछ हार्मोन रिलेटेड ट्यूमर्स होते हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ये भी मैं बता चुका हूँ। ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स कैसे होते हैं, वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को हम जैसे देखते हैं ये भी पता चल जाता है। अब तक पता चल गया कि व्हाट इज कैंसर। कैंसर के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या क्या कैसे ट्रीट करना है, कैसे पेशेंट आता है, कैंसर की कॉजेज क्या होती हैं, उन कॉजेज को हम कैसे रोक सकते हैं, स्क्रीनिंग की कैसे पता चल सकता है। जब पता चल जाए, कंफर्म हो जाए, टिश्यू से डायग्नोसिस कर लें, डिजीज का पता चल गया, फिर हम उसको ट्रीट कैसे। ट्रीटमेंट जब कैंसर की आती है वो क्या है, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट, सर्जरी है, रेडिएशन है, केमिकल एजेंट्स हैं, बायोलॉजिकल थेरेपीज है। कैंसर का पता चल गया, अब तक तो आप कंफर्म हो गया कि हाँ कैंसर का मतलब क्या है, इसको कंफर्म कर लो कि कैंसर होता क्या है, इसको डायग्नोसिस कर दो और फिर इसको नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कैंसर की ट्रीटमेंट। ठीक है, कैंसर की ट्रीटमेंट। अब हम जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉजेज क्या है। 33% लंग कैंसर में देखा जाए तो 33% जो है काज है स्मोकिंग, ओबेसिटी, ओवरवेट भी एक और काज है, और कैंसर काजिंग पैथोजेंस हैं, बहुत सारे क्या हैं, वायरस हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो ये कॉज कर सकते हैं कैंसर। और हमारी इडेंटरी वर्क्स, हमारी डाइटरी फैक्टर्स, ये सारा कुछ हमारा जो है ये कैन काज दी कैंसर। थेरेपी की सर्जरी है, रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हमारा क्योंकि वी आर सर्जन्स, हमें सर्जरी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें देखनी हैं और उनको ठीक करनी। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, और एक अधूरा है, प्रिवेंशन इज बेटर। अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें, जैसे आजकल हमारे इर्द प्रॉब्लम आई हुई है कोविड-19, उसकी अगर हम प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें तो मेरा ख्याल बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। इसी तरह कैंसर की प्रिवेंशन पे ज़्यादा जोर दें और हाउ वी कैन प्रिवेंट, उसके जो रीजंस हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, उसको कंट्रोल करें, और हम अर्ली स्क्रीनिंग से अर्ली डिटेक्शन करके प्राइमरी ट्यूमर को ट्रीट कर सकते हैं, और यू कैन save many lives with early detection and early treatment. लेकिन एडवांस जब हो जाता है you can't help anyone. मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट टीम होती है, सिंगल पर्सन कुछ नहीं कर सकता, सिंगल सर्जन कांट डू एनीथिंग गुड फॉर द मैलिग्नेंट केसेस। हमें उसके लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, एक टीम वर्क है, उसमें कौन कौन से साइट स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट सर्जन है। जैसे कोई लोग हैं वो पैंक्रियाज का ही कैंसर, कुछ हैं जो हेपेटिक
कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए सर्जिकल साइट स्पेशलिस्ट सर्जन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब एक जनरल सर्जन सारे ही काम करना शुरू कर देता है, हर मेंटेनेंस को बस आई एम ठीक डन। करना, इसलिए मैं लूँ लेक्चर? डिफिकल्टी हो जाती है। इसलिए हमें फॉलो थैंक करना यू। है कि मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट टीम होनी चाहिए, जिसमें प्लास्टिक सर्जन, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट, पैलिएटिव केयर फिजिशियन, प्रोस्थेटिस्ट, जैसे किसी की टांग पर हम एम्पुटेट कर देते हैं तो इट्स नॉट ओवर कि आपने टांग एक्सरसाइज कर दिया है, दैट्स ओवर। you have you have to rehabilitate that person, क्योंकि उसे कम्युनिटी का हिस्सा है और कम्युनिटी में उसकी वापस जाना है। जब तक आप उसको रिहैब नहीं करेंगे, he may have some social some psychological problem, और इसी के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट की भी मदद करते हैं। It's not a job of single person, not only surgeon, it's a multidisciplinary team। लेकिन multidisciplinary टीम में बहुत सारी बातें हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज एक दूसरे से मैच ही नहीं करती। ऑन्कोलॉजिस्ट कहता है कि मैं ही इसको सर्जरी की जरूरत नहीं, मैं ट्रीट करूँ। रेडियोलॉजिस्ट कहता है कि सर मैं ही ट्रीटमेंट करूँ। ये सारे के सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारे कंट्री में कि अगर रेडियोलॉजिस्ट के पास जाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो वो पेशेंट वहीं रह जाता है। फिर पेशेंट सर्जन के पास जाता है तो सर्जन किसी के साथ कोई ओपिनियन के लिए नहीं भेजता, वो सिंगल पर्सन ही सारा कुछ करने की कोशिश करता है। इस तरीके से इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट होती है और प्रोग्नोसिस इज वेरी बैड। इसलिए कहते हैं कि इट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ही रिक्वायर्ड होती है जो एक प्रेगनेंसी को ट्रीट कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट भी बता देता हूँ, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी मीन ट्रीटमेंट विद ड्रग्स, लेकिन ड्रग तो कैंसर सेल को किल कर सकती करती है, लेकिन उनके कुछ टॉक्सिक इफेक्ट भी होते हैं हेल्दी सेल्स में। जैसे अब एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट आ जाती है, यंग पेशेंट, आपने उसकी सर्जरी तो कर दी, लेकिन माइक्रोमेटास्टेसिस के लिए he has to get opinion from the oncologist, medical oncologist, so that the micrometasstasis उसको हम ट्रीट कर सकें बिफोर मेकिंग सम सेकेंडरीज। तो उसके लिए, लेकिन उसकी अपनी अपनी कॉम्प्लिकेशन हैं, नॉजिया, वोमिटिंग और रिड्यूस्ड इम्यून रिस्पांस। इसकी वजह से आप देखते होंगे बहुत सारे कैंसर थेरेपी जो ले रहे होते हैं वो किसी की बॉर्डनेस होती है, वेट लॉस हो जाता है और वो हेक्टिक हो जाते हैं, उनका खाना पीना बंद हो जाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर ऑन्कोलॉजिस्ट होगा वो प्रॉपर मैनेज करेगा और अकॉर्डिंगली इसको। इसलिए कहते हैं कि जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो एक उसके लिए स्कीम बना जाती है कि व्हाट टाइप ऑफ कीमोथेरेपी शुड यूज। डिफरेंट किस्म की कीमोथेरेपी होती है ऑप्शन के साथ, और इसीलिए कहते हैं कम्बिनेशन कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि स्मॉल डोज दी जाए और डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन के साथ, सो दैट यू कैन मिनिमाइज द साइड इफेक्ट्स। अब ये कैंसर थेरेपी जब करती है तो डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। फिर टारगेटिंग थेरेपी कि कुछ ऐसे सिस्टम डेवलप हो चुके हैं जिसमें हम सेल को टारगेट करके बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो स्पेसिफिक साइट पे जाके ही ग्रोइंग सेल जो होते हैं कैंसर उनको ही जाके टारगेट करते हैं और वो सेल को किल करते हैं। इम्यूनोथेरेपी भी एक अदर, ये प्रोस्टेट के लिए भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। इम्यूनोथेरेपी का भी एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन इसे हमें कंसर्न नहीं है। रेडिएशन थेरेपी भी है। अब रेडिएशन थेरेपी जैसे कैंसर पेशेंट, उसकी मैंने एक्सरसाइज कर दिया ट्यूमर ब्रेस्ट से, लिम्फ नोड भी एक्सियली क्लियरेंस कर दी, ठीक है। माइक्रोमेटास्टेसिस वहाँ से नजर नहीं आ रही। हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आती है कि आउट ऑफ 15 लिम्फ नोड जो आपने एक्सिला से भेजे उसमें से 8-9 जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, उसमें आपको मेटास्टेसिस नजर आता है। अब आप देखिए कि उसकी ब्रेस्ट से ट्यूमर निकल के एक्सिला में चला, उस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव गिव द लोको रीजनल ट्रीटमेंट। लोको रीजनल ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी थी, दैट इज सिस्टेमिक। लोको रीजनल क्या है? आपने एक सर्जिकली एक्सरसाइज कर दिया ट्यूमर को, बट द माइक्रोमेटास्टेसिस इन द सराउंडिंग टिश्यू, ये भी इन द मसल, जो कि ब्रेस्ट के ऊपर आपके मसल्स हैं,
उसको, या एक्जिला में जो लिम्फेटिक्स थोड़ा सा रिमेनिंग है उसको, वो यू विल ट्रीट, यू हैव टू यू हैव टू गेट ओपिनियन ऑफ रेडिएशन रेडियोलॉजिस्ट को, ताकि वो लोकल जो एरिया है उसको, जो रिमेनिंग टिश्यू रह गया है malignant, उसको वो इरेडिएट कर, टू प्रिवेंट द रिकरेंस इन द लोकल एरिया। रेडियोथेरेपी कैसे होती है? हाई एनर्जी रेज टू किल द कैंसर सेल लोकल एरिया, ग्रोथ को, डिवीजन को, कैंसर सेल को ब्लॉक कर देता है। लोकल ट्रीटमेंट है और कैंसर सेल लोकली इसको ट्रीट कर देता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी, डोज रिलेटेड, रेडिएशन रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिलेटेड, कि वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सेल और नॉर्मल सेल को इफेक्ट नहीं करता, वो लोकल जितने भी सेल्स होते हैं नॉर्मल, उनको भी इफेक्ट करता है। इसी तरह कोलोन में आपने सर्जरी कर दी, उसमें आपने जेंट्रल में लिम्फ नोड या पैराजाइटिक लिम्फ नोड में आप देखते हैं कि माइनर सेकेंडरीज हैं, आप उस पर एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते, मेडिकल थेरेपी नहीं कर सकते, आपने पैलिएटिव ट्रीटमेंट दी, द रेस्ट इज लेफ्ट ऑन द रेडिएशन। लेकिन जब हम रेडिएशन देते हैं अपनी कैविटी में, तो जो नॉर्मल इंटेस्टाइन है वो भी इफेक्ट होती है, अदर विसरस वो भी इफेक्ट होते हैं, और क्योंकि रेडिएशन में सिर्फ और सिर्फ अब नॉर्मल सेल को इफेक्ट नहीं करती, जो नॉर्मल टिश्यू है उसको भी इफेक्ट करेगी। इसीलिए कहते हैं कि जब रेडिएशन दी जाती है, एक ट्रेन पर्सन है जिसको कि एनाटॉमी का भी पता होता है, उसमें मेलिग्नेंसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स का भी पता होता है, ताकि वो उसके साथ रेडिएशन की डोज क्या देनी है, किस तरीके से देनी है, उसमें इंटरवल कितना रखना है, इन चीज़ों को देखते हुए एक स्पेशल ट्रीटमेंट है रिगार्डिंग रेडिएशन थेरेपी। वो क्या है? 5 hours, 5 hours, let the let give the time to repair। आपने रेडिएशन दी, आप उसको छोड़ दो कुछ अर्से के लिए, इसको कहते हैं इंटरवल थेरेपी। फिर अदरवाइज अगर उसको एरिया को, नॉर्मल टिश्यू को रिपेयर का टाइम नहीं देंगे तो नॉर्मल टिश्यू डेथ हो जाएंगे और एरिया का सारा नेक्रोज हो जाता है। फिर रीऑक्सीजनेशन, इसी तरह से जब रेडिएशन दी जाती है वो एरिया सारा इरेडिएट कर दिया जाता है, ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है और सराउंडिंग में उनमें ऑक्सीजनेशन नहीं होती, अगेन वहाँ पे नेक्रोसिस रहता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए भी फिर इंटरनल थेरेपी दी जाती है, रिपॉपुलेशन, कि वो जो सेल जो वहाँ पे मेलिग्नेंट सेल्स जो रैपिडली ग्रो करे, वो तो उनकी तो नेक्रोसिस होगी, उनको तो डेथ होगी रेडिएशन, लेकिन जो अभी रैपिडली ग्रो कर रहे थे स्मॉल, उनको रिपॉपुलेशन होनी है, उनको रीग्रो करें, ताकि सेकेंड टाइम वो जो न्यू बनते हैं उनको भी वो उनके लिए भी आप कर सकते हैं। फिर अगर आप रैपिडली एक एरिया पे रेडिएट करते जा रहे हैं, वो जो सेल्स वहाँ पे थे वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। उस रेजिस्टेंस को बचाने के लिए भी कहते हैं कि इस 5 hours को नज़र में रखना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेडिएशन थेरेपी, जो कि एक हमारी बुक में बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है। यू मस्ट लुक फॉर डिटेल। जीन थेरेपी न्यू मोडेलिटी है, न्यू मोडेलिटी में हम जीन थेरेपी करते हैं, जीन्स लेके उनको ट्रीट किया जाता है, कैंसर स्पेसिफिक सेल के लिए एक वेक्टर लिया जाता है, उस वेक्टर को फिर बॉडी में अगेन ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि वो जाके स्पेशल सेल टारगेट करे और सेल को, मेलिग्नेंट सेल को किल करे, और इस तरह से सेकेंडरीज के लिए और इस तरह से माइक्रो मेटास्टेसाइज जो सेल कर रहे हैं, जो कि हमें अभी पता नहीं चल रहा है, तो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। जीन थेरेपी, ये डिफरेंट स्कीमेटिक डायग्राम दी हुई है। सेल रिमूव कर दिए थे पेशेंट से, फिर लेबॉर्ट्री में उनको वायरस के साथ अटैच कर दिया जाता है, फिर जीन्स लिए जाते हैं, जीन्स के ऊपर अटैच किया जाता है, अल्टर्ड वायरस को मिक्स करते हैं पेशेंट सेल के साथ। वो पेशेंट सेल जो जेनेटिकली अल्टर्ड हो जाते हैं, जब पेशेंट सेल जेनेटिकली अल्टर्ड हो जाते हैं तो उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अल्टर्ड सेल क्या करते हैं, पेशेंट में जब पहुँचते हैं ये प्रोटीन और हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उसके अगेंस्ट, और फिर वो जाके इफेक्ट कर देते हैं। ये स्कीमेटिक डायग्राम है। सेल्फ ट्रांसलेशन किए जाते हैं, लेबॉर्ट्री में ले जाया जाता है, वहाँ से वायरस के जीन के साथ उनको मैच कराया जाता है, आल्टर्ड वायरस बनाया जाता है, आल्टर्ड वायरस के अंदर जो जीन है वो पेशेंट के सेल के साथ ऑल्ट्रेशन की जाती है और उसको बॉडी में क्या करते हैं, सेल बॉडी में जाके इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और वो जाके क्या करेंगे, टारगेटेड एरिया पे जाकर उसको
सेल्स के लिए वो भी बताया कि कैसे वो इफेक्ट टारगेट बॉडी में जब एंटर हो जाते हैं तो कैसे जाके आपके लेक्चर के थ्रू जाते हैं न्यूक्लियस के डिफेक्टिव सेल जितने भी रहते हैं उनके न्यूक्लियस को जाकर अटैक करके तो उन सेल को किल कर देते हैं। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ये एक न्यू सिस्टम है। इसमें बॉडी के अंदर ही बॉडी के अंदर क्या करता है क्योर द सम टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर सच एज leukemia, lymphoma and myeloma. It replaces the damaged or affected blood cells with the health of stem cells. These stem cells are capable of giving rise to new different blood cells. इस तरीके से स्टेम सेल की थेरेपी होती है। ये मोस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट। फिर स्टेम सेल का भी वो कैसे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, लेकिन हमारा सर्जिकल जो एम है वो कि सर्जरी से कैसे हम हेल्प करते हैं और बाकी जो भी होती है अदर मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जीन थेरेपी, उसके लिए मैंने कहा था कि इट्स नॉट ए सिंगल पर्सन प्रॉब्लम। सिर्फ सर्जन सर्जरी करके इट्स नॉट ये सारा कुछ और हमने कर दिया, उसके लिए हमें डिफरेंट लोगों से लेने पड़ती है। ये और मोडालिटीज हैं, ये हमारे से ज़रा बियॉन्ड है। कैंसर प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन के लिए वही है पर्सनलाइज है, एक्सपोजर टू नॉन कैंसर काजिंग एजेंट्स है, कंजम्पशन कैलोरीज डेंस फूड, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट फूड यूज़ करते हैं और ख़ास तौर पे इन दिनों में जबकि सारे के सारे लोग जो हैं वो क्वारंटाइन हुए हुए हैं, घरों में हैं, तो अदर काज मैंने पहले डिस्कस की थी, टोबैको है, अल्कोहल है, तो इसकी चीज़ों से अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। और स्क्रीनिंग प्रोग्राम इसीलिए किए जाते हैं अर्ली डिटेक्शन के लिए, अर्ली ट्रीटमेंट के लिए और एडवांस स्टेज को प्रिवेंट करने के लिए। कैंसर थेरेपी की पता चल गया, ब्रेस्ट कैंसर के लिए लार्ज वॉल्यूम ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाता है और कैंसर सेल को स्मॉल एरिया को रिमूव कर दिया जाता है। फिर कीमोथेरेपी के लिए भेज दिया जाता है ताकि माइक्रोमेटास्टेसिस सेल्स हैं उनको हम ट्रीट कर सकें। अभी हम डिस्कस पहले भी कर चुके थे कि जो कैंसर थेरेपी है उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जो कीमोथेरेपी दी जाती है या रेडिएशन थेरेपी दी जाती है उसकी कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि हमें माइंड में नहीं हो सकता। ठीक है, ये था सर्जरी से रिलेटेड हमारा कि हम कैंसर को सर्जरी के व्यू से कैसे देख सकते हैं, उसको कैसे डील कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? बोरिंग है क्योंकि कुछ नज़र तो नहीं आ रहा। अनलेस यू सी दी सर्जरी आप जस्ट पढ़ ही सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि टिश्यू डायग्नोसिस करते ही इसलिए हैं कि हमें कैंसर की टाइप का पता चले, कैंसर की स्टेज का पता चले, कैंसर की डिफ्रेंशिएशन का पता चले, ग्रेड का पता चले, ताकि हम उसको सर्जिकली कैसे डील कर सकते हैं और अदर मोडालिटीज ट्रीटमेंट उसमें कैसे उनसे ओपिनियन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।